राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल द न्यूज़ फिलिक्स पर। दोस्तों, आज हम फिर बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा सत्र की। जो सत्र शुरू हुआ था और उसमें किस तरीके से जो कैग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उस कैग रिपोर्ट प्रस्तुत होने के यानी सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों का जो हंगामा हुआ, ठीक, और उसको लेकर उन्होंने जिस तरह की टीका टिप्पणी की है, और आपने जैसा कि थंबनेल देखकर और टाइटल देखकर ही समझ गए होंगे, क्या ये कैग रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल के लिए केज रिपोर्ट बनने वाली है। और लगता तो ऐसा ही है कि अरविंद केजरीवाल इस बार जाएंगे तो कब आएंगे ये उनको भी नहीं पता और ना उनके किसी जानने वाले को पता है। अब ये कब तक संभव हो पाता है, ये तो काल के गाल में दबी हुई बात है। तो दोस्तों, अब जो हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली शराब नीति पर, जो सीएजी की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है 2002 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ दिल्ली सरकार को। और उसके कारण क्या बताया गया, सरकार ने नॉन कन्फर्मिंग म्यूनिसिपल वार्ड्स में दुकानें खोलने के समय परमिशन नहीं दी। इसकी वजह से 941.53 करोड़ का नुकसान हुआ। ठेकेदारों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिए, लेकिन सरकार ने फिर से टेंडर जारी नहीं करने में असफल रही। इसकी वजह से 890 करोड़ का। कोरोना महामारी के समय ठेकेदारों को नियम के विरुद्ध जाकर छूट देने की वजह से 144 करोड़ रुपए, और लोकल लाइसेंस धारकों से उचित सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं वसूलने के वजह से 27 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। ये है सीएजी की रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया है कि आखिर दिल्ली सरकार को राजस्व घाटा क्यों हुआ। अब पहली चीज तो कोरोना के टाइम में जो लाइसेंस फीस है वो कम की, ठीक, जो टेंडर था वो दोबारा नहीं निकाला, ठीक, और एक के साथ एक फ्री स्कीम। और तो और मजिंदर सिंह सिरसा उन्होंने कहा है कि एक के संग एक फ्री स्कीम के चक्कर में जो घाटा हुआ है वो लगभग 4004 करोड़ रुपए का, यानी क्योंकि एक के साथ एक बोतल फ्री गई तो उसका भी तो घाटा जोड़ा जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा इससे हटकर बात करते हैं। ठीक, जैसा कि मैं आपको बार बार पिछले कई वीडियोस में भी बता चुका हूं कि शराब घोटाला तो सबके सामने है, जो दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जो सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, उस सीएजी रिपोर्ट में जो बात कही गई है उसमें सबसे ऊपर तो ये कैग रिपोर्ट कहती ही है, उसमें शीश महल घोटाला भी सबके सामने है, उसकी बात भी सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन जो बार बार मैं आपसे कह रहा था कि इस जो इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी का जो पूरा गाना गाया है, जो पूरा एक अपना खुद का चरित्र चित्रण किया है शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और पानी की व्यवस्था के नाम पर, उस व्यवस्था में कितना बड़ा घोटाला हुआ। देखिए, जो सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें यह भी कहा गया है कि मोहल्ला जो क्लिनिक थे उनमें घोटाला हुआ। पानी के जो टैंकर्स आते थे उसके लिए नया एक कहना चाहिए गैंग या एक कार्टेल बनाया गया, ठीक, जहां से पैसे की वसूली हो सके। उसके साथ साथ एक कार्टेल बनाया गया था शिक्षा माफियाओं का, जो ये कहते हैं कि हमने स्कूलों को रेनोवेशन किया। वो जो रेनोवेशन था उसमें बहुत बड़ा खेल हुआ। और उसके अलावा जो डीटीसी बसों में फ्री की जो स्कीम थी उसके चलते अब 14 रिपोर्ट सीएजी की प्रस्तुत हुई है, जिनमें मार्च 2021 को खत्म हुए काम साल के लिए स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट, 31 मार्च 2020-21 के साल के लिए रेवेन्यू, इकोनॉमिक, सोशल, जर्नल सेक्टर और पीएससी रिपोर्ट, 31 मार्च 2021 को खत्म साल के लिए दिल्ली में वाहनों में होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम और शांति का परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट, 31 मार्च 2021 को खत्म हुए साल के लिए देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों का परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट, मार्च 2022 को खत्म हुए साल के लिए स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट और दिल्ली शराब आपूर्ति पर परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट। 7 रिपोर्टें तो ये हैं, ठीक, यानी अभी तक कोई भी रिपोर्ट उस 2021 के बाद से सदन के पटल पर आई ही नहीं। मार्च 2023 को खत्म हुए साल के लिए स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं के मैनेजमेंट परफॉर्मेंस की ऑडिट रिपोर्ट, दिल्ली परिवहन निगम की बुकिंग पर भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट, दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज के लिए भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंस अकाउंट्स, ऑपरेशन अकाउंट्स, फाइनेंस अकाउंट्स 22-23, 21-22 और ऑपरेशन अकाउंट्स 22-23 और
21-22, यानी ये रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी ही नहीं गई। इन रिपोर्ट्स को सदन के सामने प्रस्तुत ही नहीं किया। और तो और जो शराब नीति बनाई गई थी, इसमें जो शराब नीति, कोई भी जब नीति सरकार बनाती है तो वो सदन के पटल पर रखती है और अपने जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं उनको, और उसके साथ साथ जो विपक्ष होता है उसको, प्लस राज्यपाल को विश्वास में लिया जाता है, तब कोई नीति बनाकर उसको निर्धारित करके उसका इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ ही नहीं। शराब नीति बनी, कब लागू हो गई, सिर्फ लागू हो गई ये बताया गया, ठीक। और उस समय कितना बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा था। आप खुद सोचिए, जिस भ्रष्टाचार को, जिस कैग रिपोर्ट को लेकर अरविंद केजरीवाल गली गली घूमते थे 2013 से पहले, और उसी कैग रिपोर्ट को, उसी सीएजी रिपोर्ट को अरविंद केजरीवाल 12-13 साल मंत्री रहे, उन्होंने मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने विधानसभा पटल पर उसको प्रस्तुत ही नहीं किया। तो आप इनकी नीयत जान सकते हैं, पहली चीज तो ये। दूसरी, हम सभी जानते हैं कि सीएजी रिपोर्ट में शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, ये तो घोटाले हैं ही, उनके साथ साथ यमुना सफाई, ठीक। अभी जब चुनाव हो रहा था उस समय यमुना सफाई को लेकर कितना हंगामा कट रहा था। उसके साथ साथ सड़कों की जो व्यवस्था है, सड़कें टूट फूट रही हैं, नालियों की सफाई, सीवर की सफाई, ठीक, मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा व्यवस्था, पानी, ये सारी चीजें भी बकाया हैं। अभी तो केवल शीश महल और जो है यानी मुख्यमंत्री आवास और जो है शराब घोटाला आया है। और उससे भी बड़ी बात, जो इन लोगों ने, जो ये सस्पेंड हुए हैं 3 मार्च तक के लिए, आम आदमी पार्टी के 21 विधायक और एक अमानतुल्ला खां बचे हैं। कितने दिन बचे रहते हैं ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि विधानसभा का सत्र 2 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। मजेदार बात यह है कि इनका कहना है कि बाबा साहब की फोटो और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो मुख्यमंत्री आवास में जो लगी रहती थी, उसको, मुख्यमंत्री आवास कह रहा हूं, मुख्यमंत्री कार्यालय में जो लगी रहती थी उसको हटा दिया गया है। अब आपको एक चीज और बता दें, आप किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री कार्यालय देख लीजिएगा, वहां मौजूदा जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति होती हैं, वो मौजूदा हमारे माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ठीक, इनका फोटो लगा रहता है। उसके साथ साथ जो भगत सिंह हैं या विवेकानंद जी हैं या भीमराव अंबेडकर जी हैं, या जो जितने सम्मानित हमारे पूर्वज या हमारे जो पब्लिक फिगर्स के लोग रहे हैं, ठीक, जो समाज में पूजनीय है, जिन्होंने समाज के पुनरुत्थान के लिए अपना जीवन बलिदान किया है, ठीक। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर सबसे ज़्यादा पूजनीय इसलिए क्योंकि उन्होंने इस देश को संविधान जैसी एक महत्वपूर्ण और इस देश की आत्मा को चलायमान रखने वाली एक, जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक तरीके की, जो हर व्यक्ति हर प्रोडक्ट के साथ एक मैनुअल बुक आती है उसको कैसे यूज़ करें, तो ऐसे ही जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे यहाँ संविधान की ज़रूरत पड़े, तो उस आज़ादी के साथ एक तरीके की ये मैनुअल बुक यानी जो हमारा संविधान है, उससे देश कैसे चलेगा, उसके लिए ये आई, और इसका श्रेय जाता है बाबा साहब अम्बेडकर को। और ये लोग जो बार बार इस बात को बताने की, और 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव से पहले से इस बात की कोशिश चल रही है कि बार बार बीजेपी को ये बताया जाए कि बीजेपी बाबा साहब अम्बेडकर की विरोधी है, बीजेपी इस देश के स्वतंत्रता और जो इस देश के गणमान्य लोग रहे हैं उनकी विरोधी है। लेकिन बीजेपी बार बार इस बात को प्रूव करती रही है। आज तक कोई भी आम आदमी पार्टी का सदस्य या कांग्रेस का सदस्य बाबा साहब के निर्वाण दिवस पर कोई कार्यक्रम करता हो उस लेवल का, जितनी बड़ी उनकी छवि है, जितना बड़ा उनका ऑरा है, करता है? नहीं करता है। लेकिन वो भी किसने शुरू किया? बीजेपी ने। इन्होंने तो कभी नहीं किया। कभी भी सिर्फ और सिर्फ ये लोग क्या करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई पार्टी हो, देश की कोई भी पार्टी, किसी ने भी इस देश की महान विभूतियों को केवल समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो अपने जो लोहिया हैं उनको अपना आधार मानकर, उनको अपना आदर्श मानकर चलती है। कांग्रेस पार्टी का तो आदर्श ही अलग है, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए।
ठीक, मायावती जरूर है जो बाबा साहब को सर्वप्रथम सबसे आगे लेकर चलती हैं, और उसके साथ ही बीजेपी हमेशा से बाबा साहब का सम्मान करती आई है। और जिस संविधान का हवाला देकर ये सभी लोग जिस संविधान का हवाला देकर बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, दरअसल उस संविधान की सबसे ज़्यादा हत्या अगर किसी ने की है तो वो सभी दलों ने की है, इन अन्य सभी दलों ने। क्या ये संवैधानिक नहीं है कि सीएजी की रिपोर्ट संविधान व्यवस्था के अंतर्गत आती है, उसको सदन पर प्रस्तुत करना चाहिए था? क्या ये संविधान सम्मत नहीं था कि जो भी कोई नीति, शराब नीति की ही यहाँ बात नहीं कर रहे, कोई भी नीति अगर प्रदेश के देश के हित के लिए बनाई जाती है, उस नीति को सबसे पहले अपने जो पक्ष है यानी सरकार के जो लोग हैं उनके सामने, फिर विपक्ष के लोगों को बताकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है या सबको बुलाकर बताया जाता है कि ये होने जा रहा है, हम ये काम करने जा रहे हैं। उसके साथ फिर वो राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है संस्तुति के लिए। तो क्या दिल्ली में ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो ये जो घोटाले हैं ये ऐसे ही खुलते रहेंगे, और इन लोगों ने जो ड्रामा रचा है, आप ये देखिए, किसी भी आम आदमी पार्टी के विधायक ने जो भी सस्पेंड हुए, उन्होंने हंगामा किस बात को लेकर किया? उन्होंने हंगामा सिर्फ इस बात को लेकर किया कि बाबा साहब अंबेडकर की फोटो और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटाई गई। उनमें से किसी ने भी हंगामा इस बात को लेकर नहीं किया है कि सीएजी रिपोर्ट में जो आरोप लगे हैं वो गलत है। ना उसका खंडन किया, ना उसका विरोध किया। न्यूज़ चैनल पर जाकर वो जरूर खंडन कर रहे हैं, जरूर उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर इस बात का किसी ने भी विरोध नहीं किया है कि जो सीएजी की रिपोर्ट दी गई है वो झूठी है या वो गलत है। ठीक, और इसको लेकर जो दिल्ली का सेशंस कोर्ट है उसने भी अपनी तरफ से टिप्पणी कर रखी है कि सीएजी की रिपोर्ट जो प्रस्तुत नहीं की जा रही ये स्वयं अपने आप में संविधान सम्मत नहीं है, सरकार को इसको प्रस्तुत करना चाहिए। अब दूसरी चीज आपको बता दें, दिल्ली के अंदर लगभग मान के चलिए जितने भी मोहल्ला क्लिनिक थे, ठीक, उनमें से 70% मोहल्ला क्लिनिक ऐसे थे जिनमें ना तो बीपी मॉनिटरिंग मशीन थी, ना थर्मामीटर था, ना ग्लूकोमीटर था, ना ही जरूरत की जो दवाई, यानी जरूरत की दवाई से मतलब जो पैरासीटामॉल टाइप सर्दी खांसी जुकाम बुखार के लिए जो आम दवाइयाँ हर एक क्लिनिक पर या हर एक मेडिकल स्टोर में या हर ज़रूरत की जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं उनमें होनी चाहिए, वो तक मौजूद नहीं थी। जिसमें कि ये क्या बताते थे कि हमारा मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल जो है पंजाब में भी काम कर रहा है और कितना अच्छे से काम कर रहा है। अब आप इससे हिसाब लगा लीजिए कि पंजाब के अंदर भी मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति क्या होगी। केवल और केवल मोहल्ला क्लिनिक, चाहे फ्री स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर घोटाला हुआ हो, चाहे फ्री शिक्षा के नाम पर घोटाला हुआ हो, चाहे फ्री पानी के नाम पर घोटाला हुआ हो, चाहे फ्री दारू के नाम पर घोटाला हुआ हो, आखिर घोटाले करते करते ही तो अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली से शुरू होकर पंजाब में सरकार बनाने के बाद हर जगह कांग्रेस को रिप्लेस करने के लिए बार बार प्रयासरत रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? कोई भी पार्टी, चाहे कोई भी इस देश की, इस बात मैं कहना चाहता हूं, कोई भी पार्टी हो, इवन बीजेपी, सबको दल चलाने के लिए पैसा चाहिए। और पैसा आता कहां से है? पैसे का जो सोर्स होता है किसी भी राजनीतिक दल का, वो क्या होता है? वो होता है मौजूदा राज्यों में जहां जहां उनकी सरकार है, वहां से वो पैसा उनके पास आता है। किस रूप में आता है ये बताने की जरूरत नहीं है। हम ये कह दें कि कोई भी दल इस देश के अंदर ऐसा नहीं है जो पैसे नहीं लेता या जो चंदा नहीं लेता। हाँ, बस फर्क इतना पड़ जाता है, जो पार्टी सत्ता में होती है चंदा उसको सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक, ये कह देना कि बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी जो चंदा लेती नहीं, बीजेपी तो चंदा लेती ही लेती है, क्योंकि भैया केंद्र में भी सरकार है, आज की डेट में लगभग 21 राज्यों में सरकार है देश के अंदर। ठीक, 70% देश में लगभग बीजेपी की सरकार है। तो जो लोग ये कहते हैं बीजेपी चंदा लेती है, खूब लेती है, सब जानते हैं, लेकिन उसके अलावा जो और राजनीतिक दल हैं उनको चंदा क्यों मिल रहा है? फिर सवाल ये भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बीजेपी को इस मामले में डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ना मैं डिफेंड
की कोई बात कर रहा हूँ, चंदा सभी लेते हैं, क्योंकि सरकार चलाने के लिए, पार्टी चलाने के लिए, दल चलाने के लिए पैसा सबको चाहिए, और पैसा किन किन सोर्सेज से आता है, कैसे कैसे आता है, ये सबको पता है। इसमें कोई ज्ञान देना या कोई नई बात बोलना ये विशेष उचित नहीं है। लेकिन मतलब ये है कि जब मैं बार बार एक बात कहता हूं, और आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस भी सुनी होंगी, देखी होंगी, उनमें मैंने एक चीज बोली है कि नीति और नियत। देखिए, नीति आपकी गलत हो सकती है, नीति कोई जरूरी नहीं कि आप जो भी निर्णय ले रहे हैं वो निर्णय सही हो। हर निर्णय सभी को खुश कर सके ऐसा हो नहीं सकता, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। क्या बीजेपी सारे निर्णय लेती है उनसे सभी खुश हो जाते हैं? नहीं होते। और तो और क्या उनका समर्थक वर्ग भी खुश होता है कभी कभी? ऐसा नहीं होता है, ठीक। लेकिन नियत, बात आती है नियत की। नीति गलत बन सकती है, उसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी की नीयत खराब है उसको नहीं बदला जाता। और यहां सारी कहानी आकर जो आम आदमी पार्टी की फेल हुई, वो फेल होती है उनकी नीयत पर आकर। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो राजनीति की शुरुआत की थी, राजनीति को बदलने का प्रयास किया था, राजनीति को बदलने निकले थे, लेकिन राजनीति को बदलते बदलते हुआ ये कि अरविंद केजरीवाल बदल गए। अरविंद केजरीवाल जिस कह लीजिए कि एक मनहा स्थिति को लेकर, एक अपने अंदर एक आम आदमी वाला भाव लेकर देश की राजनीति में एंट्री की थी, अगर वो भाव अरविंद केजरीवाल का बना रहता, उसी भाव से अरविंद केजरीवाल चलते रहते, तो आज यकीन जानिए बीजेपी के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर होते। और शायद इन 10 सालों में कम से कम जैसे पंजाब में सरकार बनाई, उसी तरीके से देश के कम से कम 2 और राज्यों में सरकार बना चुकी होती आम आदमी पार्टी, ठीक। और धीरे धीरे कांग्रेस को रिप्लेस कर चुकी होती। लेकिन समस्या ये है, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए, चूंकि वो खुद एक IAS अधिकारी थे, मतलब यूपीएससी क्रैक करके जो आदमी आया है तो वो बुद्धिहीन तो होगा नहीं, वो खुद एक IAS अधिकारी थे और उनको पता था सिस्टम किस तरीके से काम करता है, ठीक। उन्होंने, क्योंकि उनके अंदर एक मंशा पल रही थी, उनके अंदर एक उनकी महत्वाकांक्षा थी कि उनको भी सरकार में जाकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनकर अपना जो कद है, जो सत्ता का नशा है, उसको एक बार चखना है। और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा कि वो पहली बार चुनाव लड़े और बहुमत के साथ, ऐसा बहुमत जो शायद दिल्ली के इतिहास तो छोड़ दीजिए, देश के इतिहास में किसी भी पार्टी को इतना बड़ा बहुमत कभी नहीं मिला। ये भी अपने आप में इतिहास है, और ये इतिहास मुझे नहीं लगता, क्योंकि पुराने समय तो बीत गया, नए समय में कोई दल तोड़ पाएगा इसे, मुझे नहीं लगता। ये इतिहास हमेशा आम आदमी पार्टी के नाम रहेगा। लेकिन उसके साथ ही क्योंकि आम आदमी पार्टी का जब उदय हुआ था चांद की तरह, लेकिन चांद में अगर दाग ना लगे तो फिर फायदा क्या है? चांद को चांद क्यों बोला जाता है? उसकी दाग की वजह से। खूबसूरत चीज पर दाग लगना ही उसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। तो ऐसे ही जिस तरीके से चांद जैसी सुथरी इमेज लेकर अरविंद केजरीवाल आए थे, उसमें उन्होंने लिक्कर स्कैम, भ्रष्टाचार, शीश महल, मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, इन सब का दाग लगा दिया। और वो दाग भी हमेशा जब जब नाम लिया जाएगा आम आदमी पार्टी का, तब तब ये नाम लिया जाएगा कि भ्रष्टाचार का विरोध करके अगर कोई राजनीति में कदम रखता है तो उस पर भरोसा मत करना। तब तब उदाहरण दिया जाएगा कि एक थे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने CAG रिपोर्ट लेकर गली गली घूमे कांग्रेस पार्टी। और तो और मुख्य बात यह है कि जितना विकास शीला दीक्षित जी ने किया था, अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली का उतना भी विकास नहीं किया, बल्कि और जो मानक शीला दीक्षित जी बनाकर गई थी, दिल्ली को जिस अवस्था में छोड़कर गई थी, अरविंद केजरीवाल उस दिल्ली को उससे पीछे ले आए और बैकफुट पर ले आए, ठीक। तो अरविंद केजरीवाल ने कभी भी दिल्ली के लिए, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई डेवलपमेंट नहीं किया। डेवलपमेंट किया तो सिर्फ अपनी पार्टी को बढ़ाने में, झूठ बोलने में, अपना प्रचार करने में, अपना प्रसार करने में, बस। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली और दिल्ली की जनता को लेकर कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया है। और ये दिल्ली की जनता भली भांति समझ चुकी है। दिल्ली की जनता ने इसीलिए इस बार, अगर ऐसा ना होता तो दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को हराती नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि वोट बैंक आज भी उनका दिल्ली के अंदर लगभग आधी आबादी का वोट उनको मिला है।
पॉइंट समथिंग परसेंट वोट परसेंटेज आज भी उनका है, लेकिन वोट परसेंटेज होना एक अपने आप में अलग चीज है, लेकिन जो जीतता है, जीत का दावा करता है, उसी का नाम लिया जाता है। तो अब जैसे जैसे घोटालों की लिस्ट खुल रही है, जैसे जैसे ये घोटाले सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास जो है जेल का रास्ता वो सरकता हुआ और कम होता जा रहा है। और आप ये मान के चलिए कि जिस दिन ईडी, सीबीआई और जो ये जांच में जितनी भी जिन भ्रष्टाचारों की भी जांच चल रही है, उनमें जैसे जैसे आरोप तय होते जाएंगे, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल फंसते जाएंगे। और एक बार किसी भी भ्रष्टाचार में जब आरोप तय हो गया, तो आरोप तय होने के बाद आपका उससे निकल पाना, उससे बच पाना बहुत मुश्किल है। और चूंकि आप एक डिजिटल एज में जी रहे हैं, डिजिटल एरा में जी रहे हैं, तो इस समय आप कितना भी कोशिश करें, कहीं ना कहीं डिजिटल फुटप्रिंट्स आपके रह ही जाते हैं। आप उनको कितना भी मिटाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सारी डीलिंग व्हाट्सएप के थ्रू हुई, सारी डीलिंग जो हुई मेल आईडीज के थ्रू हुई। तो ये जो पूरा डिजिटल फुटप्रिंट है, ये कहीं ना कहीं जब खोजे जाएंगे तो मिलेंगे जरूर। और तो और जिन लोगों के खिलाफ और कार्रवाइयाँ हुई और उन लोगों ने जिस हिसाब से अपने जो बयान दिए हैं, उन बयानों के अनुसार भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की सिद्धि होती है कि अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय है। तो अब बस देखना इस बात को है कि अरविंद केजरीवाल कब तक जेल जाते हैं। अब आप देखिए, जिस तरीके से ये सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसके बाद से लेकर अभी तक क्या अरविंद केजरीवाल का कोई ट्वीट आया या किसी प्रकार का उनका कोई रिएक्शन आया? नहीं आएगा, आएगा भी नहीं। उसके अलावा संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक भी बोला गया, सत्येंद्र जैन, ठीक, भगवंत मान और गोपाल राय, हालांकि वो तो सस्पेंड ही हुए। तो इन लोगों का किसी का भी कोई ट्वीट, कोई बयान, और अभी तो एक चीज और, जो एसीबी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ी थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने यह बोला था कि जमुना में जहर मिलाया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। उन्होंने सीधे सीधे एक प्रदेश की पूरी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया, किस लिए कि वो केवल और केवल राजनीतिक हथकंडे के रूप में या अपना एक शिगुफा छोड़ने की जो उनको आदत थी उसके चलते। और अभी तक अरविंद केजरीवाल के समर्थन में क्या राघव चड्ढा बोले? नहीं बोले। संजय सिंह बोले? नहीं बोले। स्वाति मालीवाल, हालांकि वो तो विरोधी कर रही है, तो ये लोग बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं, और ना ही ये बोलेंगे। आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय स्थितियां और परिस्थितियां ऐसी हैं कि जो बोलेगा वो कुंडी खोलेगा। तो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों को भी जेल की हवा खानी पड़ जाए, या इन लोगों से भी ऐसा नंबर आ जाए कि इन लोगों से भी पूछताछ होने लगे। तो इसलिए अभी कोई नहीं बोलेगा, और अगर बोलेगा तो फिर उस समय की तब देखी जाएगी। अभी तो फिलहाल ये है कि जो विधानसभा से जो आम आदमी पार्टी के 21 सदस्यों को सस्पेंड किया गया है 3 मार्च तक के लिए, अब ये देखते हैं कि ये विधायक कब तक धरने पर बैठते हैं। और धरने पर बैठे किस लिए हैं? ना तो ये सीएजी के खिलाफ बैठे, ना मोहल्ला क्लिनिक के खिलाफ बैठे, ना किसी जांच के खिलाफ बैठे। ये बैठे हैं सिर्फ अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाने के आधार पर, अपनी मनगढ़ंत जो बात है उसके आधार पर, कि बाबा साहब की और भगत सिंह जी की फोटो हटा दी, जबकि फोटो हटा ही नहीं है, उनका स्थान परिवर्तन किया गया है। वो उसी ऑफिस में लगी हैं, ठीक। अब चूंकि चीफ मिनिस्टर का ऑफिस एक आम आदमी का घर या आम आदमी का दफ्तर तो है नहीं जिसमें कोई भी जा सके, तो वहां जो लोग जाते हैं वो देखेंगे, उनको पता है कहाँ लगी है कहाँ नहीं लगी है फोटो, ठीक। वहां से हटा दी गई है या नहीं हटाई गई। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास या उनके सदस्यों के पास कुछ मुद्दा तो है नहीं। तो विधानसभा में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आतिशी को बनाया, इसका मतलब क्या है कि हंगामा होना ही होना है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के सदस्यों का एक ही काम है, विधानसभा का जो सत्र है उसको चलने नहीं देना है, विधानसभा को चलने नहीं देना है। चाहे कुछ भी करो, बस हंगामा होना चाहिए, चाहे तर्क करो चाहे कुतर्क करो, कुछ भी करो, लेकिन हंगामा करो। विधानसभा नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा चलेगी तो इनके पुराने पाप काले चिट्ठे खुल के सामने आएंगे। तो दोस्तों आज के भी इस वीडियो में इतना ही।
आगे फिर किसी नए वीडियो में आप सभी से लोगों से मुलाकात होगी। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।